अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा रही थी कि सल्फर के कंपाउंड्स किस तरह से पॉल्यूटेंट बनते हैं। हमने कुछ सल्फर के कंपाउंड्स डिस्कस किए थे जिसमें ऑक्साइड्स आते हैं। उन्हीं ऑक्साइड्स पे मजीद बात करेंगे, देखेंगे क्या इफेक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि एनवायरनमेंट से इनको रिमूव करने का कौन सा तरीका होता है। तो ये सारी बातें करते हैं, उसके लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने तो ये बात तो कर ली कि चलें सल्फर कहाँ से आता है और सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो पॉल्यूटेंट्स बनाता है वो कैसे बनाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब कि सल्फर के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अब उन्हीं ऑक्साइड्स में से एक ऑक्साइड की हम बात करेंगे जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी सिर्फ हम बात क्यों करें ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है लेकिन इसकी स्मेल बहुत इरिटेटिंग होती है। अगर आपको याद हो, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को पढ़ा था और हमने डिस्कस किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस गैस भी है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था उसकी स्मेल कोई नहीं होती। इसी वजह से क्या होता है कि उसको साइलेंट किलर, जो जिसकी वजह से साइलेंट डेथ हो जाती है, वो भी नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके सोते वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई है तो इसका पता नहीं चलता। ठीक है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की बड़ी इरिटेटिंग सी स्मेल होती है। इरिटेटिंग का मतलब है कि अगर ये कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा होगा तो फौरी पता लग जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में है और आपको वो स्मेल बहुत इरिटेट करती है, बड़ा उलझन डाल देती है कि ये खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह की स्मेल होती है। लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, ठीक है, इसको कंट्रोल ना किया जाए तो क्या होता है कि सफोकेशन और इरिटेशन तो मैंने आपको बता दी, उलझन डल जाएगी। लेकिन सफोकेशन क्या होता है? सफोकेशन का मतलब होता है सांस ना आना। आप ये सोचें कि अगर किसी को मुंह पे हाथ रख दिया जाए ताकि उसको सांस ना आए तो उसको कितनी उलझन होगी ना। इसी तरह से सफोकेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि आपको सांस लेने में बहुत मसला होता है। ठीक है, तो सफोकेशन का क्या मतलब हो गया कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस लेने में मसला होगा। और वो किसकी वजह से हो रहा है? वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। इसीलिए क्योंकि ये सफोकेशन कॉज करता है, ये सांस नहीं लेने देता। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो बड़ा ख्याल करके चलें। और अगर आपके एनवायरनमेंट में से ये गैस ना निकले तो फिर अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, क्योंकि उनको ऑलरेडी सांस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ह्यूमंस पे इसका क्या इफेक्ट है। अभी सल्फर डाइऑक्साइड का इफेक्ट ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ह्यूमंस पे खत्म नहीं होता, ये आगे कंटिन्यू होता है। ये कैसे कंटिन्यू होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स है, आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है। ये बातें मैंने इतनी दफा बताई हैं कि ये मैं रिपीट नहीं करूंगी, बिकॉज आई होप कि अब तक आपको H2SO4 याद हो गया है। ठीक है, लेकिन H2SO4 की वजह से क्या होता है, ये क्योंकि गैसेस आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और ये गैसेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं तो ये हर चीज़ को नुकसान देंगी। ठीक है, ये बिल्डिंग्स को भी नुकसान देंगी, ये वेजिटेशन को भी नुकसान देंगी। ठीक है, बिल्डिंग्स और वेजिटेशन वाली बात याद रखनी है। बिल्डिंग्स कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर हो सकता है जो बना हुआ है। साथ ही साथ ये वेजिटेशन मतलब सॉइल को बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। किस फॉर्म में नुकसान देगी? जब सल्फर डाइऑक्साइड इस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से स्टूडेंट्स एक फिनोमिना होता है जिसको कहते हैं मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर का क्या मतलब होता है? मार्बल कैंसर का मतलब ये होता है कि जब ये सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी बिल्डिंग पे या किसी मार्बल पे, जिस चीज से भी बिल्डिंग बनी है उस पर पड़ता है ना, तो उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। ठीक है, उसको इतना खत्म कर देता है स्टूडेंट्स के वो चीज ऐसे लगता है कि वो अपनी फॉर्म में रही ही नहीं, जिस तरह की वो थी वो रही ही नहीं वैसी। ये बात समझ में आ रही है कि मार्बल कैंसर आपके सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी हो सकता है। मार्बल कैंसर का जो फिनोमिना है लेकिन वो एसिड रेन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये बातें समझाने का मकसद ये है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एसिड रेन से रिलेटेड है। एसिड रेन क्या चीज़ है वो बातें अभी हमने करनी है डिटेल में। और सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 किस तरह बनाता है ये भी बातें हमने अभी डिटेल में करनी है जब हमने एसिड रेन को डिस्कस करना है। लेकिन अभी आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास यहाँ पे मेन कल्प्रिट है कि जो एसिड रेन और ये सारे के सारे नुकसानात कॉज कर रहा है। आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कस क्यों किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिस्कस क्यों नहीं किया? वो भी तो ऑक्साइड है सल्फर का। तो स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड ही बनेगा सबसे पहले जब ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड फर्दर बनेगा इसकी वजह से, इसी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड से बनेगा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या चीज बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट होगा H2SO4 में।
अब ये कन्वर्जन किस तरह से हो रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो कन्वर्जन है वो बताई थी पिछले लेक्चर में, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड तक अभी आपने नहीं जाना। जब हम एसिड रेन को डिस्कस करेंगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने क्या चीज़ याद रखनी है, अभी आपने यही याद रखना है स्टूडेंट्स के सल्फर डाइऑक्साइड मेन चीज़ है जो कि आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाएगा, जो अगला फिर ऑक्साइड है, फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड तक ये चेन बनती चली जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान आता है ये याद रखना है, क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पेपर में क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये पॉल्यूटेंट हमारे एनवायरनमेंट में चले आ गया है मौजूद है, हमने बात को एक्सेप्ट कर लिया, अब इसको रिमूव कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स इसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 80% ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स आर कमिंग फ्रॉम विच मटेरियल। तो आपको सबको पता है कि 80% ऑफ सल्फर कंपाउंड्स आर कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का क्या होता है, कंबस्शन होती है। कंबस्शन होती है तो आपके पास उन जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनमें आपके पास ये सल्फर के ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो क्या हुआ कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कंबस्शन गैसेस हैं इनके अंदर से ऑक्साइड ऑफ सल्फर रिमूव किया जाए। ठीक है, रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम कंबस्शन गैसेस। अब ये प्रोसेस किस तरह होता है, ये इंडस्ट्रियली करना पड़ता है। ये किस तरह होगा कि चिमनी के अंदर इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको जब आपने चिमनी के अंदर रिमूव करना है स्टूडेंट्स, तो चिमनी में से जो गैसेस इवेपोरेट होती है ना उनको कहते हैं फ्लू गैसेस। ठीक है, चिमनी के अंदर जब आपके पास प्रोसेस हो रहा होता है ना बर्निंग का, और जो गैसेस निकल रही होती हैं उनको कहते हैं फ्लू गैसेस। ठीक है, अब इन फ्लू गैसेस को वाटर से पास कराया जाता है, और वाटर में से मतलब गुजारा जाता है। ठीक है, इनको जब वाटर में से गुजारते हैं स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है, क्योंकि देखें अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताई है कि जब मैं आपको बताई थी एसिड रेन का कॉन्सेप्ट, तो वो यही था ना कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है, एसिड रेन बना रहा है। ठीक है, ये वही चीज़ है। फ्लू गैसेस में भी तो देखें सल्फर के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो जब भी फ्लू गैसेस वाटर के साथ कंबाइन करेंगी ये एसिडिक सॉल्यूशन बना देंगी। ये बात समझ में ना आए तो आपने एक दफ़ा पिछले लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया उससे रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास फ्लू गैसेस हैं, वाटर के साथ कंबाइन करेंगी, एसिडिक सॉल्यूशन बना देंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी डिटेल में हम बात करेंगे। एसिड रेन में उससे मिलता जुलता है, लेकिन बातें दो डिफरेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मिस एसिडिक सॉल्यूशन भी तो एक अच्छी चीज तो नहीं है, एसिडिक सॉल्यूशन को भी तो खत्म करना जरूरी है ना, उसको कैसे खत्म किया जाएगा। एसिड को खत्म करने का क्या तरीका है, आप सबको पता है, क्योंकि आप सबने बड़े अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि एसिड को खत्म करने का तरीका ये है कि उसके साथ बेस ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। न्यूट्रलाइज का मतलब है उसका इफेक्ट को खत्म कर देगी, बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। इसलिए हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ था स्टूडेंट्स, ये जो बना था ना एसिडिक सॉल्यूशन, इसको हमने मिक्स किया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन वैसे तो नहीं आना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाई इज कैल्शियम ऑक्साइड अ बेस, लेकिन मैं आपको इसकी रीजन बता देती हूँ। कैल्शियम आपके पास पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, विच मींस इट इज अ मेटल। और मेटल जब भी ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये बात मैंने आपको डिटेल में बताई है, सिर्फ यहाँ पे इतना सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना था मैंने, ताकि आपको समझ आ जाए कि एसिडिक सोल्यूशन के साथ ये जो कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स हो रही है ये आपके पास बेस है। तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, आप सबको पता है, एज अ रिजल्ट आपके पास वाटर बन जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि रिएक्शन की डिटेल अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमने सिर्फ देखना है हल्का फुल्का कि हमारे पास आखिर ये रिमूवल होता कैसे है। ठीक है, आपके पास फ्लू गैसेस थी, एसिडिक सॉल्यूशन बनाया सबसे पहले, उस एसिडिक सॉल्यूशन को बेस के साथ मिक्स किया, अब इफेक्ट खत्म, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, बिल्कुल इफेक्ट खत्म हो गया उस सल्फर के कंपाउंड्स का जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। ठीक है, इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स कहते हैं डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन या इसको स्क्रबिंग का नाम भी देते हैं। ये प्रोसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्क्रबिंग याद ना रहे, वैसे तो स्किन केयर की बातें इतनी ज़्यादा आजकल हो रही है, स्क्रबिंग का नाम आपको याद ही रहेगा, लेकिन अगर ना भी याद रहे तो ये याद रखना है डीसल्फराइजेशन। डी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, डी का मतलब होता है रिमूवल। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है रिमूवल, और रिमूवल किस चीज़ का हो रहा है, रिमूवल हो रहा है सल्फर का। ठीक है, डी का मतलब हो गया आपके पास रिमूवल, और किस चीज का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल हो रहा है आपके पास स्टूडेंट्स ये सल्फर का। तो इस प्रोसेस को नाम दे दिया डीसल्फराइजेशन। ठीक है, डीसल्फराइजेशन या स्क्रबिंग एक ही बात है, एक ही प्रोसेस के यूं समझ लें दो नाम है। अब आपसे पेपर में अगर पूछा जाए सल्फर कंपाउंड्स के बारे में तो आपको इसके सोर्सेज पता होने चाहिए। 80% इसकी अमाउंट कहाँ प्रेजेंट होती है, ये एमसीक्यू आता है बहुत दफा, इस वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए। और उसके अलावा इसके जो इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स किसके होंगे, जाहिर सी बात है सल्फर के तो नहीं होंगे, सल्फर ऑक्साइड्स बना देगा उनके इफेक्ट्स होंगे। सल्फर ऑक्साइड्स को जिनको हम SOX कह के रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, सल्फर के सारे ऑक्साइड्स को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास सल्फर ऑक्साइड्स बन जाएंगे और यही सल्फर ऑक्साइड्स आपके पास आगे सल्फर डाइऑक्साइड से बात शुरू होती है और सल्फर डाइऑक्साइड से बात फिर कंटिन्यू हो जाती है, रुकती नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड तक जाती है। तो आप खुद ही देख लें कि ये कितना मेजर पॉल्यूटेंट है और कितना बुरा पॉल्यूटेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिमूवल किस तरह से करना है इन वेस्ट गैसेस का या इन पॉल्यूटेंट गैसेस का, तो वो भी मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। डिटेल में मत जाएं। अगर आपको नहीं बहुत दिल कर रहा है ना पता लगे रिएक्शन क्या है, तो आप पहले इसको याद कर लें अच्छी तरह। आपको बस ये प्रोसेस याद हो वो ज़रूरी है, बाकी डिटेल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिर्फ इतना याद रखें कि आपने पॉल्यूटेंट को रिमूव कैसे करना है। ठीक है, आपको उसको रिमूव करने का तरीका आ जाएगा, तो इसका मतलब है आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री समझ में आ गई है कि हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। ये जो रिएक्शंस मैं आपको बताती हूँ केमिस्ट्री का पार्ट होता है, इनको याद रखा करें। अब हमने क्या करना है, हमने अपने कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चलना है और ये देखना है कि पेपर में इससे रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि अब हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ और कुछ एमसीक्यूज इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने लगे हैं दोबारा से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, और उसकी बात हम क्यों कर रहे हैं बार बार, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भूले ना। अब ये जो हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, इसमें जो टॉपिक अब हम लेके चलेंगे वो है एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ठीक है, हम देखेंगे कि आपके पास एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं वो आपके पास उनसे रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। ठीक है, जो पहला एमसीक्यू है आपके पास स्टूडेंट्स वो है दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स। अगर आपको पता होगा कि हर लेयर की कितनी हाइट है अर्थ के ऊपर, तो आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज बड़े आसान लगेंगे। आपसे पूछा गया है कि कौन सी लेयर है जो 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, अगर सारी के सारे डिस्टेंसेस याद हैं तो फिर तो इनको करना बहुत आसान है, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो 50 किलोमीटर तक आपको पता है 0 से 12 किलोमीटर पे कौन सी शुरू होती है, आपके पास शुरू होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ख़त्म होता है 12 किलोमीटर से, मतलब 13 से या 12 से ही कह लें, 50 तक कौन सी जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है जो कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। और अगर एक दफ़ा बाकी ऑप्शंस को देख लें, मैं रिवाइज करा दूँ आपको ताकि आपको पता हो कि अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आपके माइंड को किस तरह से फौरी एक्टिव होना चाहिए हर आंसर के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर आप सबको पता है कि 50 से 85 किलोमीटर होती है, मतलब 50 किलोमीटर पे स्ट्रेटोस्फेयर आपका एंड हो जाएगा, और 50 किलोमीटर पे स्ट्रेटोस्फेयर के एंड होने के बाद क्या होगा कि आपके पास मीजोस्फेयर शुरू हो जाएगी। फिर आपके पास ट्रोपोस्फेयर का ऑप्शन है। ट्रोपोस्फेयर आप सबको पता है पहली लेयर है, ये 0 किलोमीटर से शुरू हो जाएगी और 12 किलोमीटर तक जाएगी। फाइनल ऑप्शन इज थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद होगी 85 किलोमीटर से शुरू होगी और ये 120 किलोमीटर तक एक्सटेंड करेगी। ये सारे के सारे फर्क समझ में आ रहे हैं। पेपर में इनसे रिलेटेड अब स्टेटमेंट चेंज करके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इज हाइट अबव द अर्थ सरफेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर ट्रोपोस्फेयर की हाइट लिखी हुई है, और मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑप्शन में 0 to 12 किलोमीटर्स लिखा हो या सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर्स लिखा हो, ये दोनों ऑप्शंस आपकी करेक्ट होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपके यहाँ पे क्योंकि 0 to 12 किलोमीटर्स लिखे हैं वो आपकी ऑप्शन करेक्ट है। बाकियों को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास पहली ऑप्शन है 12 to 50 किलोमीटर्स। 12 to 50 स्ट्रेटोस्फेयर की होती है। उसके बाद 50 to 85 किलोमीटर्स आप सबको पता है मीजोस्फेयर की होती है, और 85 से 120 किलोमीटर्स आप सबको पता है कि थर्मोस्फेयर की होती है। ठीक है, तो क्योंकि आपको डिटेल ऑलरेडी पता है इन सारी चीज़ों की, इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा खींचूंगी नहीं। करेक्ट आंसर आपको पता लग गया, ट्रोपोस्फेयर का इज 0 to 12 किलोमीटर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द हाइट अबव द अर्थ सरफेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज। तो अभी हमने सारी रिवाइज की हैं, आपको पता लग गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 12 to 50 किलोमीटर्स। ठीक है, 12 to 50 किलोमीटर्स। और किसके बारे में पूछा गया यहाँ पे आपसे पूछा गया स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। ये सारी चीज़ें पता होंगी तो पेपर में एमसीक्यू स्टूडेंट्स बहुत इजी हो जाएंगे। नहीं पता होंगी ना तो फिर आपको मुश्किल होगी, इसीलिए ये साथ साथ जो मैं रिवाइज़ करा रही हूँ आप भी कर लें, भूलें नहीं इनको। ठीक है, इनको फोकस करके चलें। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ एमसीक्यू की तरफ, जिसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ एमसीक्यू इज हाइट अबव द अर्थ सरफेस ऑफ मीजोस्फेयर। मैंने सारी की सारी पहले रिवाइज करवा दी हैं, इसलिए अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर्स बताती जाऊँगी। 50 से 85 किलोमीटर तक आपकी मीजोस्फेयर होती है। ठीक है, 50 से 85 किलोमीटर तक आप देख लें, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर एंड हो रही है वहाँ से आपकी मीजोस्फेयर शुरू हो रही है।
कहाँ हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर एंड, इसके ऊपर ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 50 किलोमीटर्स, ये क्योंकि इधर एंड हो रही है तो यहीं से आपकी मीजोस्फेयर शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, विच इज़ हाइट अबव द अर्थ सरफेस ऑफ थर्मोस्फेयर। तो ये सारी की सारी बातें ये सब मैं रिपीट कर चुकी हूँ। 85 जहाँ पे मीजोस्फेयर एंड हो रही है, 120 किलोमीटर्स तक आपके पास थर्मोस्फेयर है, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर कितना एक्सटेंड कर रही है। यहाँ तक हमने बात कर ली लेयर्स के बारे में कि उनकी हाइट कितनी होती है। अब आगे चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस बाय डैश केल्विन पर किलोमीटर। स्टेटमेंट में केल्विन गलत लिखा हुआ है, यहाँ डिग्री सेल्सियस आएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस बाय डैश डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड। सबसे पहले स्टूडेंट पता है ज़रूरी क्या चीज़ होती है? ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आइडेंटिफाई द लेयर। जहाँ पे इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट हो ना बहुत लंबी, उसमें ज़रूरी है कि आप लेयर को आइडेंटिफाई करें। अब मैं स्टेटमेंट का ब्रेक डाउन करूँगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो इसके बारे में। उन्होंने क्या कहा, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज बाय डैश डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर्स। ठीक है, उन्होंने एक लेयर के बारे में पूछा है, उन्होंने कुछ पूछा है कि ठीक है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और इतने किलोमीटर्स के हिसाब से। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं कि किसकी बात हो रही है। As the concentration of gases decreases gradually, जैसे ही क्या पूछा है उन्होंने, क्या कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस आपके पास डिक्रीज करेगी आराम आराम से विद द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड, कि आपके पास हाइट इंक्रीज करेगी लेकिन गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना शुरू कर देगी। आप सबको पता है ये बात हमने किधर पढ़ी थी? ये बात हमने पढ़ी थी ट्रोपोस्फेयर में, जहाँ पे हम टेम्परेचर की जो वेरिएशन है उसको डिस्कस कर रहे थे। याद है ना ये सारी बात हमने कहाँ पढ़ी थी? ये हमने पढ़ी थी ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में स्टूडेंट्स हमारे पास कितने डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है हर किलोमीटर पे, आपने याद रखना है। मैं डिफरेंट कलर के साथ लिखती हूँ ताकि आपको याद भी रहे। 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर्स। ठीक है, हम एमसीक्यू नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास जो टेम्परेचर का चेंज है वो भी 6 डिग्री सेल्सियस है। वैसे ही कोरिलेशन की है ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। ठीक है, तो हम अब आपको समझ आया कि पहले लेयर को आइडेंटिफाई किया करें। लेयर को आइडेंटिफाई करने की वजह से आपके लिए ईजी हो जाएगा आंसर तक पहुँचना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, विच इज़ फार्मूला ऑफ ओजोन इज। तो हम सबको पता है कि ओजोन का फार्मूला होता है O3। ओजोन एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की ट्राई एटॉमिक फॉर्म है और इसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन O3 है। लेकिन बाकी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। जो पहला ऑप्शन है ना सिर्फ O का, या मैं लिख के देती हूँ ताकि ना आपको ये याद रहें चीज़ें। इनको अपने पास खुद भी लिख लें। ये जो O है ये आपके पास मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन है। ठीक है, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स है O2 आप सब ने याद रखना है कि आपके पास डायटोमिक ऑक्सीजन है। ये वो ऑक्सीजन है जिस फॉर्म में आपके पास ऑक्सीजन इर्द गिर्द आपके प्रेजेंट है। ठीक है, O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है SO3 की। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है। इसका ना यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। सल्फर ट्राईऑक्साइड को भी हमने पढ़ना है, लेकिन अभी हमने सल्फर ट्राईऑक्साइड को वैसे आपने देख तो लिया होगा, मैंने थोड़ा सा आपको वैसे दिया है इसके बारे में इंट्रोडक्शन, लेकिन सल्फर ट्राईऑक्साइड की अभी डिटेल देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक लेयर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया। और हमारे पास लास्ट ऑप्शन वही है ओजोन की O3, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख रहे हैं कि बातें वही हैं, स्टेटमेंट बार बार चेंज हो रही है। तो स्टेटमेंट का जो चेंज है ना उसको समझ के आपने हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि स्टेटमेंट चेंज होने से आंसर्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। तो ये कौन सी ग्रुप ऑफ गैस है जहाँ पे जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके पास वो गैसेस हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है ना, गैस की फॉर्म में ही होता है, इसलिए हम इसको भी उधर काउंट करते हैं। लेकिन अगर बाकी ऑप्शंस में आपको एक दफ़ा समझाऊं, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन स्टूडेंट्स इनर्ट गैस है, इसने तो रिएक्ट ही नहीं करना, पहली बात है। ठीक है, नाइट्रोजन ने तो रिएक्ट ही नहीं करना, ये इनर्ट गैस है। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो कहाँ पे ज़रूरत होती है? प्लांट्स को ज़रूरत होती है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो एक अलहदा स्टोरी है। आपके पास
नाइट्रोजन अलग स्टोरी है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए चाहिए, लेकिन इसका टेम्परेचर मेंटेनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, वाटर वेपर्स का है, लेकिन यहाँ पे वाटर वेपर के साथ वो ऑप्शन नहीं लिखी हुई जो दूसरी करेक्ट होनी चाहिए थी, इसलिए ये आंसर भी हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगी। फाइनल ऑप्शन इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इनर्ट है, ऑक्सीजन आपके पास सांस लेने के लिए ज़रूरी है। और अगर इन दोनों का ऑप्शन आप देखें तो अगर आपके पास MCQ होता कि विच गैसेज आर प्रेजेंट द मोस्ट इन आर एटमोसफेयर, तो वो कौन सी गैसेज है, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास हमने वो चीज़ें, हम वो नहीं ना डिस्कस कर रहे, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफरेंट चल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द अर्थ एटमोसफेयर इज गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ यहाँ पे, उस अब आपको पता है कि ये किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ये बात हो रही है स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ठीक है। अर्थ का जो टेम्परेचर है, जब उसकी बात करते हैं ना कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर, तो बात आपने याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो फर्क आ रहा होता है अर्थ एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो आपका अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी, याद रखनी है। बाकी आपके पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑप्शंस। पहली बात तो ये कि ऑक्सीजन का ताल्लुक नहीं कोई आपके टेम्परेचर मेंटेनेंस से। सल्फर डाइऑक्साइड आप सब ने देख लिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आता है, तो इसका मतलब ये भी कोई वो नहीं रोल प्ले कर रहे टेम्परेचर मेंटेन करने में, ठीक है। अब हम एक और MCQ सॉल्व कर लेते हैं। टेम्परेचर रेंज ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज, तो ट्रोपोस्फेयर की टेम्परेचर रेंज आप सबको पता है स्टूडेंट्स। ट्रोपोस्फेयर के जो टेम्परेचर रेंज है वो है -58, जो ट्रोपोस्फेयर की टेम्परेचर रेंज है स्टूडेंट्स आप सबको पता है वो है 17 डिग्री सेल्सियस टू -58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये टेम्परेचर रेंज है ट्रोपोस्फेयर की। लेयर्स के बारे में क्वेश्चन हो रहा है, अभी लेयर्स के बारे में क्वेश्चन आपके ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ तक अभी ज़रूरी बातें थी जो आपके हाइट के बारे में पूछी जा सकती हैं कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स की कितनी हाइट है। इसके अलावा उनका टेम्परेचर पूछा जा सकता है और कैसे स्टेटमेंट चेंज कर करके पूछा जा सकता है। मैंने आपको वो चीज़ें समझाई हैं, इसीलिए आपने इनमें प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। 2 से 3 दफ़ा देखें। जो MCQ सॉल्व कराने का मकसद ये है कि रट्टा ना मारना पड़े। आप जब MCQs को देखें आपको तभी वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएँ, ठीक है। इसको इस तरह साथ साथ लेके चलें और रिवाइज़ ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, जो जितनी बातें मैं आपको पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताती हूँ ना, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि उसके सोर्सेज क्या हैं, साथ ही साथ उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और उस पॉल्यूटेंट को एनवायरनमेंट में से रिमूव करने का तरीका क्या है, ये सारे नोट्स बना के अपने पास लिखें ताकि आपको ये भूले ना। इनको रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।